हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचि वर्मा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम जानने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जिसे जीवन का मास्टर ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि यही वो अणु है जो कि सारे इन्फॉर्मेशंस को, सारी जानकारियों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले करके जाती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं आज। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे माता पिता होते हैं, तो उसके जो बच्चे होते हैं उससे उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि आँख का रंग हो गया, बाल का रंग हो गया, स्किन का रंग हो गया, ये सब मिलता जुलता होता है। तो कैसे उस बच्चे को पता चलता है कि उसका रंग क्या होने वाला है? तो ये माता पिता से वो इन्फॉर्मेशन बच्चों में कैसे जाता है? तो इस चीज का आंसर क्या है? इस चीज का आंसर है डीएनए। डीएनए ही वो मॉलिक्यूल होता है जो कि उस इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, तो हम अभी उसी के बारे में देखने वाले हैं। 1 मिनट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, हमें मिलता कहाँ पे है डीएनए। तो डीएनए जो है, जैसे हमारा शरीर है, ये बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना होता है। सेल मतलब कि कोशिकाएं। ये बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये हर एक कोशिका के अंदर हमें एक सेल देखने के लिए मिलता है। सॉरी, हर एक कोशिका के अंदर हमें केंद्रक देखने के लिए मिलता है, जिसे न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और हर न्यूक्लियस के अंदर धागे के समान एक संरचना देखने को मिलती है, जिसे डीएनए कहते हैं। तो डीएनए होता क्या है? ये धागे के समान संरचना होती है, जो कि हाँ, हर एक कोशिका के केंद्रक के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आनुवांशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, माता पिता से बच्चे तक पहुंचाना। ठीक है, और भी इसका काम होता है, ये इकलौता काम नहीं है, लेकिन हाँ, बेसिक काम यही है। और चीजों के बारे में हम आगे जानेंगे। 2.2 मीटर लंबा एक धागा होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ होता है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और फिर यही जो है कंडेंस होता है, संकुचन होता है इसका। और संकुचन होने के बाद ये एक संरचना बनाती है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। और इसका शेप जो होता है, ये एक्स शेप का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये जो धागा है, ठीक है, जिसे हमने क्रोमेटिन कहा था, जिससे ये क्रोमोसोम भी बना हुआ है। तो ये जो धागा को अगर हम जूम करके देखेंगे, तो ये ऐसे होता है, हेलिक्स जैसे शेप में देखने के लिए मिलता है। तो ये डबल हेलिक्स, 2 धागे ऐसे करके लपेटे हुए दिखेंगे इस तरीके से। इसे ही हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए के उस हिस्से को जिसमें की कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके आंख के रंग का इंफॉर्मेशन जहाँ पे दिया हुआ है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। तो ऐसा ऐसा तो ढेर सारा इंफॉर्मेशन होगा, बाल का, रंग का, स्किन का, कैसा फेस शेप होगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। तो वो मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे जीन। तो एक डीएनए में बहुत सारे जीन हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए का नाम डीएनए क्यों पड़ा और इसका खोज कैसे हुआ, ये सब कुछ जानेंगे। डीएनए 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, डीएनए। डी मतलब होता है डीऑक्सी। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस। तो राइबोस क्या होता है? राइबोस एक प्रकार का शुगर होता है, अगर आपको पता हो। तो शुगर जो होता है, इस शर्करा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये 5 कार्बन के शुगर से 5 कार्बन के पेंटोस शुगर बोलते हैं इसको। 5 कार्बन से मिलकर के बना होता है, इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। न्यूक्लिक मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लिक बोल देते हैं। एसिड मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का 3 नेचर हो सकता है, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। तो ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल होता है। और एसिडिक नेचर क्यों आता है इसमें? क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो आपने फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, इन सब का नाम सुना होगा। तो फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक नेचर देता है। तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक होगा। अगर इसके खोज के बारे में बात करें कि ये दिखा कब था, पहले किसे मिला था, तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले
न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर देखा। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पिगमेंट देना होता है, तब जाकर कोई मॉलिक्यूल्स दिखता है। तो इन्होंने न्यूक्लियस में ये स्ट्रक्चर देखा था, तो इसका नाम पहले न्यूक्लिन रख दिया। तो इन्होंने डीएनए नहीं बोला इसे, क्योंकि डीएनए उसके केमिकल नेचर को देख करके वो नाम रखा गया है कि वो बना कैसे है। तो उनको जब फ्रेडरिक मिशर ने देखा था तो उन्हें तो बस धागा दिखा, तो धागा का नाम क्या रखते हैं वो, तो वो न्यूक्लियस में एक धागा मिला तो उनका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रख दिया, न्यूक्लियस। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक आते हैं। वॉटसन एंड क्रिक का काम क्या था, इन्होंने बताया कि डीएनए एक्चुअली में दिखता कैसा है। मतलब धागा तो है लेकिन धागा एग्जैक्टली उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है उसका डबल हेलिक्स की तरह। तो वो किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने बताया था 1953 में इनका ये हुआ था, बताया था इन्होंने स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है, डीएनए 3 मेन टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक तो मैंने बताया कि शर्करा, शुगर, 5 कार्बन के शुगर से, ठीक है। तो डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसके 3 पार्ट होंगे। पहला 5 कार्बन का शुगर जिसको पेंटोस शुगर बोलते हैं, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जो उसको एसिडिक नेचर दे रहा है, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो ये पेंटोस शुगर और फॉस्फेट सब में सेम रहेगा, ठीक है। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के डीएनए बनता है, तो उसमें हर एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर और फॉस्फेट तो सेम रहेगा, लेकिन ये नाइट्रोजनस बेस अलग अलग होता है। तो क्योंकि नाइट्रोजनस बेस सब में अलग अलग हो गया तो सारा न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हो गए, सबको सेम तो नहीं बोल सकते। तो क्योंकि ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग है तो इसे हेटेरोपॉलीमर बोला जाता है। हेटेरोपॉलीमर मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। जैसे ईंट ईंट जोड़ करके हम दीवार बनाते हैं, तो एक तरह की ईंट अगर होगी तो होमोपॉलीमर बोलेंगे, अलग अलग तरह की होंगी तो हेटेरोपॉलीमर बोलेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरह की ईंटें हैं क्योंकि नाइट्रोजनस बेस अलग है, तो ये हेटेरोपॉलीमर। जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब ढेर सारा, न्यूक्लियोटाइड मतलब यही एक सब यूनिट को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं डीएनए के। तो ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल देते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस मैंने कहा कि अलग अलग होते हैं, ईंटें अलग अलग क्यों कहा हमने, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस अलग अलग थे। तो नाइट्रोजनस बेस को टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनको हमने 2 फैमिलीज में बांट दिया है, ठीक है। 2 परिवार में बांट दिया, एक परिवार में 2 सदस्य, एक परिवार में 2 सदस्य, टोटल 4 सदस्य। एक परिवार का नाम है प्यूरिन और दूसरे का पिरिमिडिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन इन दोनों से मिलकर के ये 2 परिवार में हमने नाइट्रोजनस बेस को बांटा है। तो प्यूरिन जो होता है ये बड़ी संरचना होती है, मतलब ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें आते हैं कौन कौन, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन क्या होंगे, डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद दूसरा परिवार जो था वो क्या था, पिरिमिडिन। पिरिमिडिन जो है वो एक रिंग का स्ट्रक्चर होगा, एक यहाँ पे 2 कार्बन रिंग में एक कार्बन रिंग देखने के लिए मिलेंगे। और इसके एग्जांपल्स क्या है, साइटोसिन और थाइमिन। एक और होता है यूरेसिल, लेकिन वो डीएनए में नहीं होता है, वो आरएनए में होता है, ठीक है। उसको भी पिरिमिडिन ही बोलते हैं, लेकिन वो आरएनए में देखने के लिए मिलता है, डीएनए में थाइमिन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेस पेयरिंग क्या होता है। तो इससे बेस पेयरिंग समझने से पहले एक चीज समझते हैं हम कि डीएनए जो होता है वो 2 धागों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये रहे 2 धागे और एक की एंटी पैरेलल ऐसे चल रहे होते हैं हमेशा इस तरह से। तो ये एक साथ क्यों रहती है, अलग अलग क्यों नहीं हो जाते, है ना। तो ये एक साथ क्यों रहते हैं ऐसे करके लपेटे हुए, और ये अलग अलग क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि इनको साथ में कोई बॉन्ड है जो कि जोड़ के रखा है। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप का वीक बॉन्ड होता है जो कि इन दोनों को एक साथ रखा हुआ रहता है। बॉन्ड मतलब बंध, हाइड्रोजन बंध आपने सुना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कोई किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं,
तो कोई भी नाइट्रोजनस बेस किसी और नाइट्रोजनस बेस के साथ नहीं जुड़ सकता है। प्यूरिन, एक प्यूरिन हमेशा दूसरे pyrimidine से जुड़ेगा, दूसरा pyrimidine एक प्यूरिन से जुड़ेगा, ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। हर जगह ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ रहा है। और ये किसने बताया था? तो ये बताया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है चारगाफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चारगाफ रूल भी बोलते हैं। चारगाफ ने क्या बताया था कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, और एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। एडेनिन थाइमिन के बीच 2 और गुआनिन साइटोसिन के बीच 3, और ऐसे ही बॉन्ड्स बना बना करके ये आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जैसे एक एडेनिन है तो यहाँ दूसरा थाइमिन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इन बॉन्ड्स को, बंद को यहाँ पे दिखाया गया है जो कि वीक बॉन्ड्स होते हैं। गुआनिन अगर इस साइड है तो यहाँ साइटोसिन होगा, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इस साइड थाइमिन होगा, ठीक है। यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन, मतलब बेस पेयरिंग हमेशा इसी तरह से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक सीढ़ी जैसे, घुमावदार सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें मिल रहा है, और ये घुमावदार सीढ़ी को सीधा करके देखें हम लोग, ठीक है। इस साइड एडेनिन, इस साइड थाइमिन, इस साइड गुआनिन, इस साइड साइटोसिन, ऐसे देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 सीढ़ियां जो होती है, एक स्ट्रैंड और 2 स्ट्रैंड, एक अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरे नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन इनका उल्टा होता है, इसलिए इसे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बोलते हैं, मतलब प्रति समानांतर दिशाओं में ये जारी होती है। समानांतर, अगर सेम दिशा में हो तो समानांतर बोलते हैं, लेकिन ये सेम दिशा में नहीं होती, उल्टी दिशा में होती है, इसीलिए इसे प्रति समानांतर कहते हैं। दिशा कैसे बताते हैं हम? तो जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है, इसका दिशा हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। 5 प्राइम 3 प्राइम कैसे करते हैं हम, नेमिंग ये सब भी देखेंगे, वो हम लोग कार्बन का नंबरिंग करके वहां से देखते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ये कुछ बेसिक्स थी जो मैंने आपको बता दी। आगे के क्लास में हम लोग ज्यामिति देखेंगे, हर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि 2 स्ट्रैंड के बीच में कितनी दूरी होती है, 2 बेस पेयर्स के बीच में कितनी दूरी होती है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगी। और उससे भी जरूरी चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए, भले मुझे बार बार बताना पड़े, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए है कि आपको क्वेश्चंस पूछना चाहिए, ठीक है। और ये क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव लगनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि डीएनए के प्रमुख कार्य क्या थे। तो ये अनुवांशिकता, इनहेरिटेंस के लिए जाना जाता है। ये क्या करता है कि माता पिता के जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो आगे की पीढ़ी में दिखाई क्यों देता है? डीएनए के कारण। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, ये भी हम आगे क्लास में देखेंगे। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है? प्रतिकृति बनाना, मतलब डीएनए अपने जैसा ही सेम सेम दूसरा कॉपी तैयार कर सकता है। प्रोटीन संश्लेषण, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनते हैं जो कि हर प्रकार के जैविक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं, और ये सारे प्रोटीन डीएनए की मदद से बनते हैं। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि डीएनए हमेशा एक जैसा रहेगा, मतलब मेरा डीएनए जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर उस पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, मतलब किसी भी कारण से अगर उसमें थोड़ा चेंज आ गया, बदलाव आ गया, तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये ओवरव्यू क्लास है। सार कोड से जीवन तक, इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, इस तरह से ATGC, मतलब एडेनिन को ए लिखते हैं, थाइमिन को टी, गुआनिन को जी और साइटोसिन के सी। तो इसी का बस ऑर्डर रहता है उल्टा पुल्टा
आगे-पीछे और हर इंसान में ये अलग-अलग मिलता है। तो हर इंसान का डीएनए में थोड़ा-थोड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है। 99% हम सारे इंसानों का डीएनए सेम होता है, लेकिन 1% अंतर देखने के लिए मिलता है, इसीलिए हम इंसान अलग दिखते हैं। और क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो सब कुछ डीएनए के कोड पे निर्भर करता है। और कोड कैसे बनता है ये भी देखेंगे, कोडॉन जिसको बोलते हैं। बहुत सारा ये जो डीएनए का जो ये है जेनेटिक्स है, ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और इसको आपको बहुत मेहनत से मतलब अच्छे से ध्यान लगा करके समझना होता है। और धीरे-धीरे हम एक-एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।